कहा मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले आगाज़ करेंगे कौम के शोहदा को खिराज अक़ीदत के लिए पूरी कौम का शोहदा को सलाम, जो एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें कमांडर 12 कोर कमांडर सदन कमान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली अपने 5 साथियों समेत शहीद हो गए, जिनमें 2 ब्रिगेडियर्स, 2 मेजर और 1 नाइक शामिल हैं। इन तमाम ऑफिसर्स, इन तमाम जवानों को पूरी कौम की तरफ से, इन तमाम शोहदा को और आशूरा मुहर्रमुल हराम के दौरान पाकिस्तानी कौम की खिदमत के दौरान इन आला तरीन ऑफिसर्स और जवानों की शहादत हुई है। अल्लाह ने यकीनन इनकी शहादत कबूल की है और आशूरा मुहर्रमुल हराम में इनकी शहादत हुई है। यकीनी तौर पे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आला तरीन बाहे बहिश्त में इनकी जगह होगी। पूरी कौम की तरफ से इन शोहदा को सलाम। जो रहे हाजिर, खुदा की कसम हाजिर हैं, ना आए चोट धरती को, हमारे जिस्म हाजिर हैं। पाकिस्तान हमारी जान, माल और हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। वतन के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियां पाकिस्तानियों के लहू में वरासत में मिलती हैं। कैप्टन सरवर से लेकर मेजर उस्मान तक, सवार मोहम्मद हुसैन से लेकर सिपाही जमील तक, ये सारे एक ही मां के बेटे हैं। इनकी तरबियत की बुनियाद ही ऐसी है कि जान रहे न रहे, सरजमीने पाकिस्तान सलामत रहे। सलाम उन माओं पर जिनकी गोद में ये शहीद और गाजी परवरिश पाते हैं। सलाम उस बाप को जो अपने बुढ़ापे के सहारे को मट्टी की आगोश में सुलाकर कलमा शुक्र अदा करते हैं। वो बहनें, बेटियां और बेटे जिनकी यतीमी उनके लिए सरमाया इफ्तिखार है। वो बीवियां जिनके सुहाग मरकर भी हमेशा जिंदा हैं। कौन है ये मट्टी की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटाने वाले? ये हमारा फख्र है, हमारे अमन के अमीन हैं। आज पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है। मिट्टी की मोहब्बत में ये कौन है? ये कौम का फ़ख्र है, ये हमारे अमन के अमीन हैं। पूरी कौम की तरफ से इन शोहदा को सलाम है। और अब प्रोग्राम में ज़रा आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का 8 साल के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ममनुआ प्लस फॉरेन फंडिंग के हवाले से फैसला सामने आ चुका है। सारा दिन इस फैसले की तफसीलात आप तक पहुंचती रहीं। दोबारा से यहाँ बताया तो प्रोग्राम का इंट्रो बहुत तवील हो जाएगा और हमें अपने गेस्ट की तरफ भी जाना है। लेकिन जो चंद एक सवाल जनरेट हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल कि क्या इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान फ्रॉम 2008 टू 2013 इमरान खान झूठे बयाने हल्फी सबमिट करवाते रहे इलेक्शन कमीशन में। तो क्या इसकी बुनियाद पे इमरान खान नाअहल हो सकते हैं और नाअहली के लिए कौन जाएगा? क्या वफाकी हुकूमत नून लीग प्लस पीपल्स पार्टी वो जाएगी? साथ ही याद रखिए कि आज ही इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त भी चली गई है। कोई अमन तरक्की पार्टी है, उसके चेयरमैन फाइक शाह हैं, जो कि इमरान खान की नाअहली के लिए ईसीपी में दरखास्त लेके चले गए हैं। दूसरा, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे जिस तरह ईसीपी के फैसले के मुताबिक ममनुआ फंडिंग प्लस फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है सबूतों के साथ, तो क्या इसके बाद वफाकी हुकूमत जो कि खास तौर पे नून लीग प्लस पीपल्स पार्टी पे मुश्तमिल है, क्या
कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक 15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि पीटीआई पर या इमरान खान पर पाबंदी लगा दी जाए? क्या वफाकी हुकूमत में इतना दम खम है? आज सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार होती रही हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं आई कि क्या वफाकी हुकूमत तैयार है 15 दिन के अंदर पीटीआई पर या इमरान खान पर पाबंदी लगवाए? क्या इसका मुकाबला कर सकते हैं? और एक और फुल बेंच का मुतालबा तो कर दिया हुकूमत ने कि जी ये इस मामले की सुनवाई करे, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करेगी और अब आगे इमरान खान क्या करेंगे? तो ये चंद एक सवाल है जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, खुद भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, ज़फरुल्लाह खान साहब। सर थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, माशाल्लाह खुद भी बड़े जबरदस्त माहिर कानून हैं, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, सरदार लतीफ खान खोसा साहब। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बड़े जबरदस्त, बड़े वोकल, बड़े दबंग तर्जुमान हैं, मरकजी रहनुमा हैं, मुस्ताफी MNA हैं अताउल्लाह खान साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और आगे चल के हमें कुछ जो लीगल माइंड्स हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे। बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान साहब, क्या आप लोग, और आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे अभी आपका बताया गया है, माजरत आपका नाम मैं इंक्लूड नहीं कर सकी, लेकिन आरिफ चौधरी साहब मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून है, वो भी मेरे साथ हैं। बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब, आप खुद भी लीगल ईगल हैं माशाल्लाह, लीगल माइंड है आप अपनी पार्टी का, इस मुल्क का भी। आप लोग क्या इमरान खान पर पाबंदी लगवाने के लिए, बल्कि पीटीआई पर पाबंदी लगवाने के लिए 15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन आप लोग सबमिट करवाएंगे और इमरान खान की नाअहली के लिए आप लोग जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, ये शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात है, बेशक, और उन लोगों ने अपने मुल्क की खिदमत करते हुए जान कुर्बान की, बेशक। तो बहुत सदमा हुआ, दुख हुआ, और ऐसे दुख के ऊपर उसके बाद सियासी गुफ्तगू करने को दिल तो नहीं करता, लेकिन बहरहाल हम मजबूर हैं। देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टी का फैसला है, हमारी का वो क्या फैसला करते हैं। कानून के अंदर तो आर्टिकल 17 में बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी इस तरह की काम करती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर एक ख़ास बेंच ने ही काम करना है और ख़ास तरह की सूरत हाल होनी है तो उसके साथ मुझे तो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। सर तुझे सुप्रीम कोर्ट पे ना पाओ ना, आप लोग अपना काम तो करें, आप डिक्लेरेशन तो भेजें, उसके बाद जो होगा सो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, वो तो भी शायद मुशावरत हो रही होगी। बात ये है कि नहीं सर, हुकूमत का जवाब देते ना, क्या हुकूमत खौफजदा है इमरान खान साहब से? डरते हैं आप लोग? बात नहीं है, मैं इधर बात पूरी कर लूं। भाई पहले भी बहुत सारी चीजें गई थी, खान साहब का जवाब मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। उसने लिखा था कि मेरी कंपनी है, साकिब निसार ने कहा कि नहीं है। अगर आप वो फिर भी यही कहते हैं कि भाई ये सारी फंडिंग तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो पता नहीं वो धुआं खत्म करने के लिए होगी, मुल्क की फौज के लिए होगी, तो ये तो खैर गवर्नमेंट फैसला करेगी, वो मैं इस पर राय नहीं दे सकता। लेकिन मुझे दुख बहुत है कि मेरे तो खैर इल्म में था ये केस, बहुत पहले से मैंने देखा है कि ऐसे लोग, ये शौकत खानन को पैसा देना कोई बात नहीं, वो कोई भी दे सकता, चैरिटी है। एक पॉलिटिकल पार्टी को अदल-ए-ऐलान गैर मुल्की पैसे दें, कंपनियां पैसे दें, अमेरिका में पैसा इकट्ठा हो, कनाडा में, मेरे लिए बहुत सदमे की बात है। मैं हमारा गवर्नमेंट के ब्याह पे कुछ कह नहीं सकता, मेरी जाती राय है कि ये करना चाहिए। अभी आप लोगों के केस लगे हुए हैं, नून का केस लगा हुआ है, कि आप लोग इसीलिए जो है कतरा रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ डिक्लेरेशन ना भेजें कि आगे चल के खुद ना फंस जाए? नहीं, मेरी नहीं ख्याल है, मैंने अपना केस देखा है, अगर हमने भी ऐसी पेंडिंग ली है ना गैर मुल्कों से, हमारे साथ भी यही होना चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये बड़ी जबरदस्त, क्यों बड़ी बैलेंस बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूँ, क्यों कानून किसी के लिए मुख्तलिफ हो। हमारा तो क्लेम ही ये है कि इमरान खान के लिए कानून पाकिस्तान में डिफरेंट है। इम्प्लीकेशन देखिए, 5 साल से वो कह रहा कि मैं खुदा को हाजिर हाजिर करके कहता हूँ कि मैं फंडिंग कानून के मुताबिक, और मेरे ये 2-3 अकाउंट है, अब निकल आए ज्यादा। ये बात बड़ी है या ये बड़ी है कि जी मेरा बेटा था, उसमें कामा था और मैंने जाहिर नहीं किया, उस पर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं फिर कहूंगा अगर हमारी पार्टी ने भी फॉरेन फंडिंग ली है ना, पर हमारे ऊपर वही सलूक होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात, पीपल्स पार्टी उसके साथ भी कानून सब। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। अताउल्लाह खान साहब से इसका जवाब लूंगी, क्योंकि पीटीआई आज आप पे यही इल्जाम लगा रही थी कि जी आप लाडले हैं और पीपल्स पार्टी लाडली है। सरदार लतीफ खान तो 6-6 महीने में डिस्क्वालीफाई घर भेज देते हैं, इनका तो 14 में केस हुआ है।
8 साल हो गए हैं लाला, हम तो नहीं हो सकते। हमें तो आपके 6 खिलाफ महीने PTI गई में थी ना? हमने तो 6 महीने में ट्रायल करके हमारे वज़ीर आज़म को तो वो बाहर निकालते हैं जहाँ अपील ही कोई नहीं। एक पीएन को आरएस साहब बैठे हैं, कोई पीएन मुझे हायर कर लेना, मेरे पास 3 अपीलें हैं और प्राइम मिनिस्टर का आप यूं निकालते हैं। ऐसी बातें बस रहने दें, आगे बढ़े। बड़ी खड़ी हाँ। खरी खरी बिल्कुल, बड़ी मैं तो तल्ख openly मैं बातें लिखता आप भी कर रहा रहे हैं, हूं लेकिन और दुरुस्त कहता बात भी। कर। Exactly. तो लतीफ खान खोल साहब, सर आपको आवाज आ रही है? सर आप बड़े जबरदस्त माहिर कानून हैं, उससे भी जबरदस्त आप सियासतदान हैं। क्या आपकी विफाकी हुकूमत जा रही है पीटीआई पे पाबंदी लगवाने के लिए 15 दिन में डिक्लेरेशन लेके सुप्रीम कोर्ट, या विफाकी हुकूमत खौफजदा है इमरान खान से? कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आपकी फैसला है, इसके बावजूद कि मोहतरम इमरान खान साहब ने पूरा अपना जलवार इलेक्शन कमीशन पर की और आखिरी दिनों में तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो ये रेफरेंस की भिजवा दी कि इनको जो है हटाया जाए, ओहदे से ही हटाया जाए। हालांकि खुद ही इन्होंने इसको जो है नामजद किया था और उसके बाद इसकी तारीफों के पुल बांधे हुए थे। और फिर जब ये पंजाब का फैसला आया तो उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा जोश व खरोश के साथ खुशियां मनाई कि देखें जी हमने तो फतह कर लिया है, सारा पाकिस्तान कर लिया है। लेकिन जब देखा कि ये फैसला फॉरेन फंडिंग का आने जा रहा है या वो डस्के वाली बात हुई तो उसके बाद देनी शुरू कर देते हैं। तो इसमें तो मोहतरम इमरान खान साहब का कोई सानी नहीं है कि वो इस तरह से जो है डिफेंसिव पे डालने की कोशिश करते हैं इदारों को। अगर इदारे इनके साथ हैं तो फबे बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले। अगर इदारे न्यूट्रल होते हैं तो उनको जानवर कहना शुरू कर देते हैं। इनकी तो समझ नहीं आ रही है कि ये किस तरफ मुल्क को धकेल कर ले जाना चाह रहे हैं। सर बड़े एहतराम के साथ ये डिस्कशन कहीं और मुड़ गई है। मैंने आपसे आपका और आपकी विफाकी हुकूमत का सवाल किया है कि आप लोग 15 डेज के अंदर विद इन अ फोर्टनाइट कि आप लोग इमरान खान के खिलाफ डिक्लेरेशन लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं? अभी तक क्लैरिटी नहीं है, सारा दिन गुजर चुका है। आप लोग खौफजदा हैं इमरान खान से? ये फेडरल गवर्नमेंट इफ सैटिस्फाइड जो लफ्ज है तो फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट एज अ होल। तो कैबिनेट के एक मखलूत हुकूमत पर मबनी है। लामहला मखलूत हुकूमत के सरबराहान या पार्टीज बैठेंगी, उस पर जो है यकीनन एक गौर खौज होगा। देखिए हम आज बैठे, आज मुलाकात हुई। डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज, बिल्कुल नहीं हम इसमें यकीन रखते। तो हम चाहते हैं कि रियासत आगे बढ़े, हम नहीं चाहते कि रियासत का नुकसान हो। ये जो कुछ बेयकीनी की सूरत जो 4 महीने 3 महीने से मोहतरम इमरान खान साहब ने बना रखी है और जिसमें अदलिया का भी एक खासा बड़ा दखल अमल है उसमें, उस वजह से जो कुछ हो रहा है इस रियासत के साथ, हम यकीनन नहीं चाहेंगे कि रियासत और डूबे। सर क्या इससे ये मतलब लिया जाए कि आप ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ना लगे? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कानून का दायरा, कानून, द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। अच्छा। जहाँ हमने कॉम्प्रोमाइज करना है या आइन से कॉम्प्रोमाइज करना है वहां फिर खत्म हो जाती है। सो द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। ये आप खतर जमा रखें, हम कोई प्रेशर नहीं लेंगे, लेकिन ये फैसला काबीना को करने दीजिएगा। उनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उनकी तशफ़ी के मुताबिक, अगरचे वो आसान हो गया इस फैसले के बाद, चूंकि 8 साल की तपस्या और काविश के बाद इलेक्शन कमीशन ने 2018 के बाद जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 4 साल पेश होता रहा हूँ, मुझे सारा इस चीज का पता है कि किस तरह से जो है पीटीआई ने कोशिश की कि इस फैसले को रोका जाए। उन्होंने कितनी जतन किए, कितने जतन किए, आखिर कुछ तो पर्दादारी थी ना। तो अब आग उनके तमाम कॉन्सिक्वेंसेस, उनकी जो है आप देखें ममनुआ फंडिंग, उनको नोटिस चला गया कि क्यों ना इसको जो है कॉन्फिस्केट किया जाए इन फेवर ऑफ द स्टेट। वो तो नोटिस चला गया है। दूसरा, इनको लाइफ बैन लगनी चाहिए मोहतरम इमरान खान साहब को 62-63 की, क्योंकि इतने डैमनिंग किस्म के इसके अंदर हैं कि इन्होंने इख्फा किया है, इन्होंने दरोगोई से काम लिया है। इन्होंने डिक्लेरेशन पे बार बार उन्होंने लिखा है कि हमने स्क्रूटनी कमेटी ने भी कोशिश की, इनको बताया। और 3 किस्म के फंड आए हैं, एक प्रोहिबिटेड, एक फॉरेन और एक बेनामी जो है फंड, जिनको ये नहीं मान रहे स्टेट बैंक ने कर दिए। तो ये तीनों बातों पर ये झूठ पाए गए हैं।
ये डिक्लेरेशन आईनी है, माइंड यू, आर्टिकल 17(2) के तहत, ये आइन के तहत दिया गया है, ये किसी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के तहत नहीं है। ये आइन के साथ गद्दारी की है, आइन के साथ इन्होंने झूठ बोला है, रियासत के साथ इन्होंने झूठ बोला है। ये उससे कहीं बड़ा जुर्म है जो एक एमएनए डिक्लेरेशन देता है या बयान। ठीक है सर बड़ी लंबी चार्जशीट आप लगा रहे हैं, तो लेट मी गो टू अताउल्लाह खान साहब। अताउल्लाह खान साहब, मैं आपके पास इसलिए आई हूं ताकि आप अपनी ऑपोजिशन दोनों का मौकिफ सुन लें, फिर तसल्ली से आप जवाब दे सकें। सो क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक बहुत लंबी चार्जशीट है, लतीफ खोसा साहब ने भी की और बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने भी कह दिया कि जी कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, और अगर नून लीग की भी ऐसी ही फंडिंग आए तो उन्होंने एडमिट किया कि फिर हमारे साथ भी वही सलूक किया जाए। अब पीटीआई आगे क्या करेगी? अताउल्लाह खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया वनीदा। एक तो सबसे पहले जो हमारी कौमी शुहदा है उनको और उनकी फैमिलीज को हमारा सलाम है, इसलिए कि वो पाकिस्तान की खिदमत करते हुए और आवाम की खिदमत करते हुए जाम शहादत नोश कर चुके हैं, तो हम सब उनकी गम में बराबर के शरीक हैं। अब जहां तक बात है हमारे ये आज के फैसले की, देखिए लतीफ खोसा साहब ने फरमाया कि जो पाकिस्तान उस दिन पंजाब में हम जीते थे तो हमने बड़ा जश्न मनाया। उसी दिन भी इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमीशन पे तापुजात का इजहार किया था। दूसरी बात यह है कि हम तो जवाब दे रहे हैं और हमने जवाब दिया और आज फैसला भी आया। 2018 अप्रैल में आपके खिलाफ भी, नून लीग के खिलाफ भी एक स्क्रूटनी कमेटी बनी थी, तो ये फैसला किसने रोका है? हमने तो कोशिश की 8 साल तक रोकने की, ये फैसला रोकने की किसने कोशिश की और कौन रोक रहा है? और ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के खिलाफ फैसला क्यों आया, आप दोनों के खिलाफ फैसला क्यों नहीं आ रहा है? दूसरा एक और तरफ मैं निशानदेही करूंगा कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का आप बयान देख ले कि उसने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जी फैसला करें, इमरान खान साहब जो है वो फैसला होना चाहिए, आप इस पे बैन लगनी चाहिए और पीटीआई पे। इनकी ख्वाहिश जरूर है, इनकी ख्वाहिश ये थी आज ही फैसला हो जाए, आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाए और सारा कुछ। हमने पूरी डिटेल दी है। हमारा मौकफ ये है कि हमने 40,000 डोनर्स आपकी डिटेल जो स्क्रूटनी कमेटी है उसको दी है, सारी चीजें उस सबूत उसके हवाले किए हैं। अगर फिर भी उन्होंने हमें शो कॉज दिया है, ये जो पॉइंट उठाए हैं हम फिर भी डिटेल देंगे, लेकिन इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में जा रही है और हम इसको चैलेंज करेंगे। और एक बड़ी अहम बात, ये बार बार जो है अगर फैसला आता है 3 बेंच का इनके हक में तो फिर तो वो फैसला ठीक है, अगर कोई फैसला पीटीआई के हक में आता है तो फिर उन्होंने कहना है कि फुल कोर्ट जो है वो बैठ जाए। ये लतीफ खोसा साहब ये दोनों कानूनदान है माशाल्लाह से, जानते हैं कि ये प्योरली जो है चीफ जो हमारा होता है चीफ जस्टिस, उनकी जवाबदीद है कि वो 3 रुकनी बेंच बनाता है या फुल कोर्ट बैठाता है। तो अगर फैसला हक में हो तो फिर तो ठीक है। और दूसरी एक बड़ी अहम बात, जो इलेक्शन कमीशन का आज फैसला है उसमें आप ये देखें कि एक पाकिस्तानी कंपनी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड किया है उनको उन्होंने शो किया है कि ये जी कोई बाहर की कंपनी है। तो बहुत सारे इसमें ऐसे ब्लंडर्स हैं कि हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह जब हम कोर्ट में जाएंगे तो हमारे हक में फैसला आएगा। लेकिन फिर भी आखिरी बात मैं ये कर रहा हूं, हम तफसील देने को तैयार हैं, सारी चीजें देने को तैयार हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि इस तरह के इदारे हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम का जिली इदारा बन चुका है। जो अवामी लीडर होते हैं उसको इस तरह के फैसलों से आप अलग नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब के बारे में जब फैसला आया, आपका तो मौकिफ यही है कि वो अवामी लीडर है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने नायल करके वहां भेजा हुआ है, वो आउट किया हुआ है सियासत से भी, सब चीजों से। तो फिर आप किस तरह से ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि एक फॉरेन फंडिंग, एक तो फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग केस में इन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग का तो केस ही नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन किस तरह फॉरेन फंडिंग, वो तो फिर अलग से इंटीरियर ने उस पर काम करना है। तो ये सारी चीजें हैं, हम अदालत में जा रहे हैं और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह हक सच की फतह होगी और सारे सबूत हम देंगे, सारे जो डिटेल हमारे पास है वो अदालत में मुहैया करेंगे। अताउल्लाह खान साहब, 2 पॉइंट्स आपने बड़े इंटरेस्टिंग कहे हैं कि 3 रुकनी बेंच अपनी मर्जी का हो तो खिलाफ, और ये वाला पॉइंट, और दूसरा आपने कहा कि खुद नवाज शरीफ ना अहल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो अब आप किस तरह इमरान खान को या पीटीआई पे पाबंदी लगवाने को जो है वो फेवर कर सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। मैं बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब से और सरदार लतीफ खोसा साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब, सर आपकी तरफ आऊंगी। आज के फैसले को किस तरह से देखते हैं आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या इस फैसले के बाद इमरान खान ना अहल हो सकते हैं, गिवन दैट ईसीपी में उनकी नाअहली के लिए एक पिटीशन चली गई है, और क्या इस फैसले को बुनियाद बना के
पीटीआई पर या इमरान खान पर पाबंदी लग सकती है? आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इस वक्त ये जो फैसला आया है इसमें उन्होंने एक शो काज नोटिस दिया है ठीक कि इनफैक्ट ये चार्जशीट है, उस शो काज नोटिस का उन्हें जवाब देना है। ठीक। और उसके बाद इनको मेरे अहबाब जो बैठे हैं इन्हें मुझसे अच्छी तरह मालूम है, मुझसे ज्यादा मालूम है कि ये डिक्लेरेशन वाला मामला और ये जो फैसला गवर्नमेंट का है इसके बाद आएगा और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेरेशन जारी करके वो भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के अच्छा, पास। तो आप यानी कि कह रहे हैं आरिफ साहब कि जब तक शो कॉज का जवाब ना दिया जाए, आरिफ साहब आप कह रहे हैं कि जब तक शो कॉज का जवाब ना आ जाए तब तक फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे सकती डिक्लेरेशन? जी, अगली बात मैं आपको एक अर्ज करूं कि मामला बड़े अजीबोगरीब हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फॉरेन फंडिंग का मामला आया है। ये फॉरेन फंडिंग, लोगों से पैसा बाहर लेना, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी देती रही है। अच्छा। कोई वाजे रूल्स थे नहीं, किसी को पकड़ा नहीं गया। इसलिए ये जो मुतालबा था पीटीआई का, मेरा नाम इन दोनों दोस्तों का ताल्लुक अपनी अपनी पार्टियों से है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं इस लिहाज से उनकी इस मुतालबे को जायज समझता हूँ कि अगर ये मामला सामने आ जाता तो उससे पता चल जाता ट्रेंड का कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारी की सारी इसी तरह बाहर, क्योंकि हमारे लोग जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स देते हैं। मुस्लिम लीग नून को भी देते हैं और पीपल्स पार्टी को भी देते हैं और पीटीआई को अभी पहली दफा आई है। इससे पहले ये पार्टीज जो हैं बहुत पॉपुलर पार्टीज हैं और वहाँ इनके बड़े ताल्लुकात हैं और लोग पैसा देते हैं इन पार्टीज को। तो ये मामला इसलिए जरूरी था इवन हैंडेडली डील करना के सामने आ जाता मामला। और मिनिस्टर साहब ने बड़ा, क्योंकि हमेशा मुझे तो बहुत पसंद आया इनका, पहले भी मैंने अंदाज देखा है कि चीज को अपने तौर पर पॉलिटिकल पार्टी के साथ होते हुए भी बात बहुत अच्छी बातें, बड़ी साफ गोई से काम लेते हैं, बड़ा बैलेंस बात करते हैं। साफ गोई, ये बहुत बड़ी बात है। और खोसा साहब जो है, इनको भी मैंने पिछले दफा एक प्रोग्राम में सुना, मुझे कानों पे यकीन नहीं आ रहा था जब इन्होंने कहा कि भाई ये तो 1 मिनट में चला जाएगा, ये रद्दी की टोकरी में जाएगी रूलिंग। ये जो डिप्टी स्पीकर वाली बात थी, जब मैंने खोसा साहब बड़े जबरदस्त दलील देते हैं, सुना होगा, हमने नहीं सुना। तो अच्छा, तो इसलिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये तय हो जाना चाहिए था। इससे होता क्या है, बड़ी आसानी से हम पाबंदी की बात कर देते हैं, लेकिन इसके नतायज क्या होंगे? आरिफ साहब एक ब्रेक पर जाना है तो जरा क्विकली ये पाबंदी वाला एड्रेस कर दें। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस मामले को, इसकी पूरी तय तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सवाल एक जो उठाया अताउल्लाह साहब ने, मैं जाती तौर पर जानता हूं कि अगर ये मान लिया जाए कि यानी जो लोग वहां बैठे हैं वो उन कंपनीज के जरिए पैसे दे रहे हैं, हाँ। जो वहां उनके नाम की नहीं है, तो उसमें मैं भी एक कंपनी के साथ काम करता रहा हूं और यहूदी था उसका मालिक और हमारा ज्वाइंट अकाउंट था और उसमें नाम उसका डोनाल्ड लिंडोवर का लिखा हुआ था। और इसी तरह और बहुत सारी बैरी एंड बैरी बाकी और कंपनीज हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं कि वहां ये हमारे लोगों ने जो फंड्स दिए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी आप चेक काट दें अपनी तरफ से बैरी एंड बैरी का, पैसे हम आपको बाद में दे देंगे। तो इससे आपको जरा मुश्किल आएगी इन सब लोगों को इस अंदाज में ट्रीट करना कि सारे जो एक्सपेट्रिएट्स हैं जो उन्होंने फंडिंग पीटीआई को की है वो सारी। आरिफ साहब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आई हैव टू गो टू अ ब्रेक, सो सॉरी टू कट यू इन। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सदार लतीफ़ खान खोसा साहब, अताउल्लाह खान साहब से मजीद सवालात करेंगे और कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी मौजूद होंगे, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, अताउल्लाह खान साहब और आरिफ चौधरी साहब, और इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मुझे कमर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। कमर दिलशाद साहब आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में लास्ट टाइम आपने क्लेम किया था, आपने कहा था इतना जबरदस्त फैसला आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच भी तब्दील नहीं कर सकेगा, इतना मजबूत फैसला आएगा। और आपने कहा था कि हो सकता है इमरान खान नाअहल हो जाएं, पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाए, पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए, लेकिन कमर साहब आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कुछ आ चुका है, आपने कैसे कह लिया? अच्छा, जरा मुझे समझा दीजिए
क्योंकि अभी तो सिर्फ शो कॉज हुआ है। आप इनके साथ बैठे बड़े माहिरीन से पहले मशवरा कर ले, बाद में आपसे बता देंगे। जब आइन का आर्टिकल 17 का हवाला दे दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, हाँ। किस आइन की आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी हुई है, उसमें सब कुछ आ गया, उसमें पार्टी की तहरीर भी आ गई, असेंबली वापस हो गया, सब कुछ आ गया। आइन का आर्टिकल जो फंडामेंटल आइन है हमारा, वो स्ट्रक्चर है आइन का, उसमें 17 में जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 17 का हवाला दे दिया, एक्ट को छोड़े, रूल को छोड़े, उन्होंने आर्टिकल का हवाला दिया है कि जनाब आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी हुई है। जिस कानून, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो जाए, उसके बड़े अच्छे नतीजे नहीं निकलते, उसमें सब कुछ लपेट में ले लिया जाता है। इसी तरह ये मामला हुआ है कि यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये है कि इलेक्शन कमीशन अपना रिपोर्ट दे दी। पहली बात, ये इलेक्शन कमीशन ने कुछ काम ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी उसको मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला ले दिया। इलेक्शन कमीशन तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, सारी इन्वेस्टिगेशन तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो आज फैसला आया है ये पहला स्टेप है, इसके बाद इमरान खान की नाअहली भी हो सकती है, पीटीआई पर पाबंदी भी लग सकती है, रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो सकती है, इंतखाबी निशान भी वापस लिया जा सकता है, और ये सब फिर कौन करेगा? नहीं, पाबंदी तो नहीं लग सकती, पाबंदी लगाना तो बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा। सबसे बड़ी अहम बात, पाबंदी नहीं लग सकती, क्योंकि इतनी मामूली बात नहीं कि हर बात पे पाबंदी लग जाए। हाँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें आर्टिकल 17 की जो खिलाफ वर्जी लिखी गई है, इलेक्शन में लिखा है, तो उसके ऊपर पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो वापस हो सकती है। अच्छा। इसके साथ साथ जो पार्टी का सिंबल है वो भी वापस हो सकता है। आर्टिकल 17 का हवाला दे दिया, अगर आर्टिकल 17 का हवाला ना देते तो फिर हम भी ये कहते हैं ठीक है, एक्ट है, रूल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको और ये कौन करेगा? पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस, इंतखाबी निशान वापस, ये कौन? ये वफाकी काबीना करेगी। वफाकी हुकूमत जो है अच्छा। ये उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफर भेजेगी, और वो फिर इसके बाद जो चूंकि इमरान खान साहब ने जो, लेकिन पाबंदी आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पे नहीं लग सकती या इमरान खान पे नहीं, पाबंदी ऐसा कोई मामूली काम नहीं, पाबंदी नहीं होती। पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस हो सकती है, उसका सिंबल वापस हो सकता है, ये सब चीजें तो है मामला में आर्टिकल 17 के तहत, लेकिन पार्टी की पाबंदी नामुमकिन है, पाबंदी नहीं हो सकती। तो एक बड़ी अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो सर्टिफिकेट दिया 5 साल तक मसलसल देते रहे, तो वो उसमें उन्होंने कहा जी जो भी इसमें करता हूँ, नहीं बयान हल्फी नहीं है, नहीं, उसमें वो है, मैं तस्दीक करता हूँ कि जो मैं इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, मैं तस्दीक करता हूँ ममनुआ फंडिंग नहीं है। इस केस की बुनियाद बनाकर अब वफाकी काबीना जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है कि इन्होंने ये गलत बयान दिया, और इलेक्शन कमीशन में फैसले में लिखा है कि उन्होंने अपना गलत इकरारनामा दिया, गलत तस्दीक किया, गलत बयानी की। वही चीजें जो मैं आपसे गुजारिश कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब वापस आते हैं अपने पॉलिटिकल पैनल की तरफ, प्लस आरिफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं। वैसे जफरुल्लाह साहब, पाबंदी वो कह रहे हैं कंवर दिलशाद साहब के तहरीक इंसाफ पे नहीं लग सकती, आपका काम आसान कर दिया, आप लोगों की जान छूट गई है मुश्किल काम से आप लोगों की। और दूसरा, अताउल्लाह खान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि 3 रुकनी बेंच आपकी मर्जी का हो तो फैसला कबूल, बिल्कुल, मर्जी का ना हो तो फैसला कबूल नहीं। अभी अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है बेंच तश्कील। जी, मेरी ज़ाती राय में मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के बाद मैं अर्ज करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जो तारीफ है ना, वो हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म और कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ हुई है, मैं एक्ट नहीं पढ़ता चूँकि आम आदमी कंफ्यूज हो जाए, चीफ जस्टिस एंड द जस्टिसेस। मेरी ज़ाती राय में मैं लिख चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे चुका हूँ कि उसके बाद जब आप ये कह सकते हैं कि कैबिनेट कमेटियाँ काम ही नहीं कर सकती, हमें इन्होंने लंगड़ा रूला कर दिया है, हम कैबिनेट कमेटी के बाद फिर कैबिनेट में जाके पास कराते हैं, बेंच बंद कैसे सकते हैं। एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के टॉप के जर्नलिस्टों ने एक एक्सरसाइज की है कि पिछले 4 साल में कोई 50 केस आया है जिसमें मुस्लिम लीग नून इन्वॉल्व थी, 47 में बेंच कौन सा? एक ही बेंच है। कोई खास मोहब्बत क्या बाकी जज नहीं है? एक कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अदब से कहता हूं कि चीफ जस्टिस को अकेले बेंच नहीं बनाने चाहिए, ये गलत है। जब प्राइम मिनिस्टर को आप अकेले काम नहीं करने देते, उन्होंने पूरी इंतजामिया को डिस्क्रेशन को बंद कर करके कहा है कि ऐसा ना हो किसी को, और खुद चीफ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि बनाने के लिए, मैं तो कहता हूँ पार्लियामान को इस पर ला बनाना चाहिए, आइन में लिखना चाहिए ये बातें। लेकिन बहरहाल ये बात इतनी आसान नहीं है। सारे कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं, 3 पे इंसिस्ट करना क्यों जरूरी है, मेरा सवाल ये है। बाकी सारे केस आगे हुए तब्दील होते हैं, यहाँ क्यों 1 पे इंसिस्टेंस है। अगली बात,
मैं ये कहता हूँ कि शो काज जो है ना उसका पर्पज और है। जो उन्होंने फाइंडिंग दे दी है कि ऐसे इंडिविजुअल गैर मुल्की थे, उन्होंने पैसे दिए, कंपनियों ने पैसे दिए वगैरह वगैरह, उसकी तो फाइंडिंग आ चुकी। अब पैसे को जब्त करना है ना या नहीं करना, उसकी उन्होंने जो है वो शो काज जो है वो दी। अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि क्या कैबिनेट, कमर साहब ने ठीक कहा, मैंने पहले भी यही कहा था कि ये फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज है, ये जाएंगे, दैट मीन कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको कह सकते हैं कि जनाब इन ग्राउंड के ऊपर आगे बढ़े। ये बिल्कुल पॉलिटिकल फैसला है, करना है या नहीं करना ये कैबिनेट करेगी। लेकिन आपकी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत है ये फैसला कर सकते? तो मैं ये राय नहीं दे सकता, मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं अगर इंडिविजुअल बात पूछे, मेरा अपना ख्याल ये है कि लॉ को अपना रास्ता लेना चाहिए। लेट द हाईएस्ट कोर्ट बी अप्रोच, let the, but I can't speak on behalf of the government. Let the Supreme Court of Pakistan, पूरी कोर्ट बैठ जाए, let they decide। भले वो ये कह दे क्या नहीं जाते, नहीं, भले वो कह दें कि जनाब कंपनी तो आप मान रहे हैं कि आपकी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपकी नहीं। भले वो कह दें, लेकिन जाना चाहिए। ओके, चले, ठीक है, दैट्स फाइन। तो लतीफ खान खोसा साहब, सर आपकी राय में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? जो आज फुल बेंच का मुतालबा किया है हुकूमत ने, नून लीग के लोग बैठे हुए थे वुज़रा, लेकिन जाहिर है आप भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, बार बार फुल बेंच का मुतालबा, ये क्या मुनासिब है चंद दो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? सुने, ये जरा देखें, ये 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स आपको पता है, उसके ताबे ये चीजें हो रही हैं। जानते 1980 के रूल्स जो है सुप्रीम कोर्ट के किस स्याह को सबाक में आए थे? भुट्टो साहब को फांसी 79 में दी गई, 80 में ये रूल्स आए थे। और 80 में रूल्स इसलिए आए थे क्योंकि पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन नहीं की थी आर्टिकल 191 के तहत। और तो उस वक्त मुकलास अब भी समझते हैं कि ये जुडिशियल मर्डर था। और वो जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ मौलवी मुश्ताक और उस वक्त जो थे अनवारुल हक साहब चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एक इश्तियाल था वकला के अंदर भी और अवाम के अंदर भी। तो उन्होंने को साइलेंस करने के लिए और बेंचेस अपनी मर्जी से बनाने के लिए और अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए 1980 के रूल्स बनाए, जिसमें चीफ जस्टिस को ये अख्तियार दे दिया कि वो ही करेगा। सुओ मोटो का अख्तियार भी आ गया उसमें। फिर उसमें न सिर्फ ये आ गया, रिव्यू में वही बेंच होगी, वही वकील होगा। रिव्यू में अगर कोई वकील जो है वो गलत सर्टिफिकेट दे देगा तो उसका लाइसेंस मंसूख हो जाएगा। ये ड्रैकोनियन किस्म के जो है गर्दन से पकड़ के साइलेंस करने के लिए, गैग करने के लिए ये 1980 के रूल्स से जिनके तहत हम आज चल रहे हैं। और बेंच खोसा साहब, आपका स्काइप सर डाउन हो गया है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन यहाँ पे चल रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अताउल्लाह खान साहब, आपके जवाब का आपके सवाल का जवाब दे दिया 3 रुकनी बेंच के हवाले से कि एक पूरा वो उन्होंने बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब ने कि जी पिछले कितने सालों में 50 केसेस आप बता रहे हैं, 5-6-7 साल, ठीक है 5-6-7 साल में, उसमें 47 में एक ही बेंच, एक ही। अताउल्लाह खान साहब, अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई और बात करना चाहता था, लेकिन चलो यही जवाब पहले देता हूँ। लतीफ खोसा साहब ने बड़ी डिटेल से बता दिया कि ये रूल्स में है और किस तरह से। वही मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जफरुल्लाह साहब की ख्वाहिश हो सकती है कि तरमीम करके आइन बना, वो उसको कानून बना के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसके इख्तियार को खत्म किया जाए। लेकिन अभी तक इसी इख्तियार के तहत ये अदलिया का निज़ाम चलता रहा है, इससे तो ये एग्री करेंगे। और अगर फर्ज करो हम ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो इस तरह जो 3 रुकनी बेंच ने फैसले किए हैं माजी में, तो इसका क्या बनेगा ये तो अलग बहस है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, मैं आपको एक खबर दे दूं। हो इसलिए रहा है कि ये सिर्फ इस 3 रुकनी बेंच पे इन फैसलों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ये मेरी जाती राय है। ये आने वाले वक्त के लिए किसी के इख्तियार को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। ये असल मामला है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो कंवर दिलशाद साहब ने कहा, देखे ख्वाहिशात पे बातें होती है। कंवर दिलशाद साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने भी वो प्रोग्राम सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि पाबंदियां लग सकती है, हो सकता है। अगर
उन्होंने शिकायत देना था इलेक्शन कमीशन ने, तो ये कह रहे थे कि वो पाबंदी लगा देंगे, इमरान खान साहब को नायल कर देंगे। हम तो वही कह रहे हैं कि देखिए, आपने जो कहा है कि ये ममनुआ फंडिंग है, जिन कंपनीज का आपने जिक्र किया उसकी डिटेल हम देख चुके हैं, कुछ से हमारा ताल्लुक नहीं है। उसमें भी आपने गलतियां की हैं, उसमें आपने गलतियां की हैं, वो हम आपको दोबारा डिटेल देंगे। अगर फर्ज करो किसी ने फंडिंग की है, वो सामने आता है, वो कहता है जो आप कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूं और मैं फलानी जगह काम कर रहा हूं, तो इसमें क्या कबाहत है? इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, एक आखिरी बात दोबारा कह दूं कि जो पाबंदियां होती है, वफाकी हुकूमत का काम है, वो जाएंगे सिक्योरिटी पे, ये ख्वाहिशात की बातें हैं। अच्छा। एक पॉपुलर लीडर जो कि मुसलसल जीतता रहा है, अभी इलेक्शन आपने देखे, अवाम में पजीराई देके, उस पे आप कुछ भी करें, ये मैं आज गरीदा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि इस तरह के फैसलों से ना पाबंदियां लग सकती है, ना वो नायल हो सकते हैं। सियासी मैदान में आए, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन में उसको बाहर करें, हम आपको भी मान लेंगे और पूरी पाकिस्तान की आवाम भी आपको मान लेंगे। बड़ी जबरदस्त बात की आपने अताउल्लाह खान साहब, और क्या जबरदस्त आपने चैलेंज दिया है। बैरिस्टर साहब जफरुल्लाह खान साहब इसका चैलेंज लेने को तैयार हैं, लेकिन अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के। आरिफ चौधरी साहब, अहमद अवैस से सवाल करने के बाद आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। क्विक सवाल आपसे और क्विक जवाब उसका चाहूंगी। आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले को आप किस तरह देखते हैं? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है? क्या इमरान खान नाअहल हो सकते हैं आज के फैसले के बाद? बिल्कुल, मेरे ये तमाम जो है इसका एक ना का जवाब है, क्योंकि पहली बात यह है कि इनका इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला है इंतहाई पार्शल है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हैंड इन ग्लव विद द गवर्नमेंट। इस मौके के ऊपर क्रिटिकल स्टेज के ऊपर उन्होंने ये फैसला जो है एकदम से सुनाया गया है। अच्छा, इमरान खान को मुलव्वस करने की कोशिश की गई है कि ये वही चार्जेस अपनी तरफ से कोशिश की है कि जी हम पे क्योंकि चार्जेस लगते थे। हाँ। तो ये तो जनाब ये तो देखें इतना फॉरेन जो है फंडिंग जो है, फॉरेन फंडिंग को इन्होंने नाजायज इस्तेमाल भी लेकर आए हैं और वो कंसील की है। हालांकि ये केस जो है ये बेसिकली फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये केस तो वो ममनुआ प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है और उसके ऊपर कानून बड़ा वाज़ेह है कि आप प्रोहिबिटेड के फंडिंग का मैटर जो है इफ इट इज प्रूव्ड तो वो उसको वाकई सरकार जब्त किया जा सकता है उसको। ठीक, तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है? और बिल्कुल, इसमें कहीं भी और फिर कहीं पर भी इसका कोई ऐसा नेक्सस जो है कि अगर फॉरेन फंडिंग का मतलब होता है कि किसी पर्पस के लिए वहां से पैसा आया, ठीक ठीक, और वो पर्पस जो है वो अगला एजेंट है जो जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए वो पैसा आया। हाँ। और वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। यही कह रहे हैं ना नून लीग पीपल्स पार्टी, फॉरेन फंडेड एजेंट कह रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के और ये सारे बाहर बैठ के ये कुछ करते रहे ना, अभी जो वहाँ से मिला के जो हरकतें पाकिस्तान के साथ की है, पाकिस्तान के एडवर्स फोर्सेस के साथ मिलकर उन्होंने कितनी जबरदस्त अटेम्प्ट किए हैं आप पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक किए हैं। और जितने यहाँ पे उस जमाने में यहाँ थे ये, तो ये जो ड्रोन अटैक यहाँ पे होते थे और यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे होता रहा है वो सब में ये लोग शामिल थे। यहाँ तक कि ये जब वो उसामा बिन लादेन का वाक़या भी हुआ था, तो एक अमेरिकन टीवी ने उसी रात ऐलान किया था कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान को और चीफ आर्मी स्टाफ को हमने पहले बता दिया था कि हम ये अटैक कर रहे हैं। तो इनके तो ये आलम थे, ये क्या किसी को बात करेंगे। और आपने देखा कि जैसे वो मरियम नवाज जो है वो बार बार तो ये कहती थी कि जी मेरा तो जी यहाँ कहाँ, मेरा तो कहीं पे कोई एक जायदाद ही कोई नहीं है, मेरे नाम पे तो है ही कुछ नहीं है। ठीक ठीक, तो ये चूंकि प्रोग्राम का टाइम मेरे पास बड़ा कम है अहमद अवैस साहब, तो आपको कट इन करना पड़ेगा, लेकिन ये जफरुल्लाह खान साहब अभी मुलाकात करके आए नवाज शरीफ साहब से, तो आपके सवालात का जवाब देंगे। और लतीफ खोसा साहब भी, जो आपने उसामा बिन लादेन वाले अटैक की बात की है। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, सर क्विक सवाल आपसे, फिर उसके बाद आपकी तरफ आ रही हूँ। आरिफ साहब, क्विक सवाल आपसे, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है? सर, पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन एक बात का जवाब मैं आपके टाइम के किल्लत के बावजूद देना चाहता हूं, वो ये है
कि जो बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने कहा ना जी कि ये देख लिया जाए कि यही बेंच फैसले कर रहा था। हाँ। मुझे इत्तेफाक ये हुआ कि जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम शहीद, उनकी जो फाइल थी मर्डर केस की, उसे देखने का इत्तेफाक हुआ। उस वक्त चूंकि रेफरेंस वो मैंने फाइल किया था जिसमें बाबर अवान साहब पेश हुए थे, मैं मिनिस्ट्री का उस वक्त सीनियर कंसल्टेंट था। उसमें मैंने वो नोट लिखा हुआ देखा MK समदानी के हाथों का। MK समदानी साहब ने जो डिवीजन बेंच जो था उनसे फाइल मंगवाई मौलवी मुश्ताक ने, जिस तरह तहसीलदार से डिप्टी कमिश्नर फाइल मंगवाता है कि ये फाइल मुझे भेज दी जाए। तो इस तरह के मामलात के बावजूद पीपल्स पार्टी का ये रवैया नहीं रहा कि वो ये देखते कहते कि जनाब जरा मुझे हमें बताए ना कि एक ही तरह के बेंच आपने बनाने हैं मुस्लिम लीग नून के। आज हमारे बहुत ज्यादा सरदार लतीफ खोसा ने केसेस किए हैं, इन्हें जरा पूछे ना। मौलाना खलीलुर रहमान खान साहब जो थे या खलील रमदे साहब जो थे, उनके फैसले क्या दूसरे लोगों के लिए उस तरह के फैसले हुए कभी? जस्टिस महबूब एंड कंपनी क्या थी? बूबा एंड कंपनी, ये सारे ये बेनिफिशियरी थे। और आज देखें इमरान खान जो है उससे मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर एनी पॉलिटिशियन। लेकिन बात ये है कि और यहाँ तक भी मैं चाहता हूँ कि ये अदलिया जो हमारी है वो भी कोई कार खैर अब इतना ज्यादा सरंजाम नहीं दे रही, लेकिन इस तरह ना करे कि एक मामला वही आर्टिकल 69 को आपने स्क्रैप कराया, उस केस में जनाब सूरी वाले केस में उन्होंने फैसला किया, वही बेंच जो था उसकी तारीफें हो रही है। यूं ही वो आए दूसरे मामले में जिसमें भी आर्टिकल। आरिफ साहब गॉट योर पॉइंट, जो रेज आपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं खोसा साहब से उसका जवाब लेंगे, लेकिन जफरुल्लाह खान साहब आप कुछ बातें पे देखिए, मैं तो एकेडमिक बात कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जंग के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इंसाफी अदालतों में होती है। मेरे उस्ताद मुर्शिद सुकरात को अदालत ने फांसी दी थी ना, जीसस को अदालत ने फांसी दी थी ना, जो फैसला किया था। खोसा साहब ने भुट्टो साहब का नाम लिया, नसीम हसन शाह साहब ने मान के गए ना, भुट्टो साहब का मर्डर हुआ ना। पाकिस्तान में मार्शल लॉ को जवाब बख्शा गया, तो हमारी अदलिया की तारीख कोई ठीक नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कि एक आदमी को खुदा वाहिद नहीं बनना चाहिए। जब वो इंतजामिया के पावर कह रहे हैं कि सारे स्ट्रक्चर होने चाहिए, इनके भी होने चाहिए और फैसले न्यूट्रल होने चाहिए। हाँ, बाकी रह गई बात यह कि मैं नहीं चाहता था, अवैध खान साहब ने चूंकि अब सियासी बातें कर दी हैं, मुख्तसर जरूर जवाब दूंगा। अब मैं ये कहूंगा कि खान साहब बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आए थे, ये पैसे उनको इसलिए मिले थे और पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आए थे। अब जो उन्होंने सब पे इल्ज़ाम लगा दिया, मेरे ऊपर भी ये अब ड्यूटी है कि मैं भी उसका जवाब दूं। पाकिस्तान को खोखला कर दिया, सोसाइटी बर्बाद कर दी, डिफॉल्ट पे मुल्क को खड़ा कर दिया और हर बार से लड़ाई कर दी। मेरा ख्याल है ये लैंग्वेज इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए मजबूरी बन जाती है जवाब देना, वरना हमारे पार्टी वाले हमसे नाराज होते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि कानून के अंदर जो रिलीफ उनको अवेलेबल है उनको मिलना चाहिए, जिसको वो मिलता है सबको मिलना चाहिए। जब ये गालियां तक निकाल लेते हैं इलेक्शन कमीशन को खुद लगाकर, और हम अगर किसी बेंच पे इतराज करते तो हम बुरे बनते हैं। खान साहब ने तो अच्छा कहा जी फौज को गाली निकालते हैं। जो गालियां मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखी हैं फौज के बारे में, जो अब अवैध साहब भाई कह रहे थे, बड़े सीनियर है, हमने तो तारीख में हमने कहा था, हम आज भी कहते हैं कि फौज को पॉलिटिक्स में ये नहीं आना चाहिए। ये तो गाली निकाल देंगे तो हमारा साथ क्यों छोड़ा। देखिए ये बातें न होती तो अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कानून की हुक्मरानी रहनी चाहिए, रिलीफ उनको वो जरूर मिलने चाहिए जो कानून के मुताबिक हैं, जज न्यूट्रल होने चाहिए, फैसले होने चाहिए। आपकी तरफ आ रही हूँ, जरा खोसा साहब की तरफ जाने दीजिएगा मुझे 5 सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड में। जी अताउल्लाह खान, सिर्फ 5 सेकंड में। जी अताउल्लाह खान साहब, देखिए बैरिस्टर साहब, वजीर इमरान खान को हुकूमत से उतारा गया, पाकिस्तान में बैठे हुए, उनका सब कुछ पाकिस्तान में, आपका लीडर लंदन में बैठा हुआ है। आपका वतीरा यही है कि जब आप हुकूमत से उतरते हैं, जब आपके खिलाफ फैसले आते हैं तो आप इदारों को, आप अदलिया को, आप किसी को माफ नहीं करते, सबको गद्दार कहते हैं। मैं आज कहता हूं कि सबसे बड़ा गद्दार जो है वो नवाज शरीफ है। नहीं सर, ऐसा ना करें सर, मेरे प्रोग्राम में गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटे, किसी को भी गद्दार ना कहें। मैं नहीं दे रहा था, मैं नहीं दे रहा था, लेकिन इसने क्या बाहर से बैठकर हमारी फौज को जब वो टारगेट करते हैं, ISI को टारगेट करते हैं, तो इससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है।
अताउल्ला खान साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक पाकिस्तानी होने के नाते, हम सब पाकिस्तानी हैं, किसी को पाकिस्तान से ज्यादा किसी से कम मोहब्बत नहीं है, सबको एक जैसी मोहब्बत है। सो किसी को खदारी के सर्टिफिकेट ना बांटे। और अवैध साहब बात न करते, मैं बात शुरू किया नहीं, अहमद अवैध साहब ने नाम लेके बात किया, मेरा फर्ज जवाब फर्ज। अताउल्ला खान साहब, आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने के बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब, और नवाज शरीफ भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने के इमरान खान साहब। अहमद अवैध साहब बात न करते, मैं जवाब न देता। नवाज शरीफ को बैरिस्टर साहब को बोले कि अपने लीडर को कहें कि पाकिस्तान से प्यार है तो पाकिस्तान आ जाए। क्यों बैठे हुए? आप इमरान खान को कहो अपनी बेटी बच्चों को भी पाकिस्तान ले आए। अब बस करो यार, अब चलो आगे चलो। ये काफी ज्यादा, ये बहुत आगे बढ़, ये बहुत आगे। मैं और मौजूद आपकी जो मैं तो कह रहा हूँ वो बाजारों में घूमती रहती है। भाई हमने नहीं बोलना था। अताउल्ला खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात न करते मैं बात न। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्ला खान साहब, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब, सरदार लतीफ खान खोसा साहब, आरिफ चौधरी साहब और अहमद अवैध साहब और कमर दिलशादी भी मौजूद थे। ये आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।